नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा है कि कौन कौन सा, जैसे अब पंजाब तक हमने देख लिया था, पंजाब का गठन कैसे हुआ था। और उससे पहले देखा हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, ये तो आपको पता ही होगा, भाग एक पढ़ रहे हैं। जो आज होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना यूट्यूब पे कि सीधे ये क्लास ओपन करेंगे। जो पुराने स्टूडेंटों को पता है कि भाग हम पढ़ा रहे हैं, भाग एक पढ़ा रहे हैं। उसके तहत संविधान के जितने भाग हैं उसमें पहला भाग हम पढ़ रहे हैं। पहले भाग में आर्टिकल संबंधी सारी बातें हमने बता दी आपको। उसके बाद हम बता रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन, जैसे आर्टिकल 1 में पहले पहले मतलब 1956 से पहले, या जब संविधान लागू हुआ था उस समय 4 प्रकार के राज्य थे। फिर उन राज्यों के समूहों को खत्म करके 2 प्रकार के राज्यों के समूहों में डिवाइड कर दिया गया। एक राज्य समूह, दूसरा संघ शासित प्रदेश या यूटीज में उनको डिवाइड किया गया है। तो अभी हम राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ, या 1956 में कितने राज्य, वो जब चारों समूह खत्म किए गए। 4 समूह खत्म करने के बाद 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया राज्य। तो राज्य कैटेगरी में जितने राज्य हैं वर्तमान में, जो 28 राज्य हैं, तो इनका विकास कैसे हुआ। तो हमने देखा 1956 में 14 राज्य, 1907वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी इसको कहते हैं। इसके माध्यम से क्या कर दिया गया, टोटल 14 राज्य और 6 यूटीज बना दिए गए। फिर वर्तमान में क्योंकि 28 राज्य हैं, तो कैसे कैसे वो राज्य बदलते गए और 28 राज्य का स्वरूप तैयार हुआ, जिसमें हम देख चुके हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने दिखाया था, जब हमारा 1950 का संविधान लागू हुआ उस समय जो है राज्य 4 समूहों में डिवाइड थे। समूह ए में ब्रिटिश राज्य थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन था उस समय, जो जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का सीधे प्रतिनिधि या प्रशासन चला था गवर्नर के माध्यम से, ब्रिटिश राज्य जो थे उनको समूह ए में रखा गया। समूह बी में देसी रियासतों को रखा गया। करीब 596 देसी रियासतें थी हमारे भारत में, छोटी बड़ी सब मिलाकर। उनको फिर छोटा छोटा करके मिक्स कर दिया गया, और करीब 9 रियासतों में, 596 रियासतों को 9 से 10 रियासतों में विलय कर लिया गया। उसके बाद फिर रियासतें बनी। समूह बी में रख दिया गया। समूह सी में आयुक्त प्रांत रखे गए। जैसे आज के समय यूटीज होती हैं, संघ शासित प्रदेश होते हैं, वैसे उस समय में आयुक्त प्रांत होते थे। तो उनको जो है समूह सी में रख दिया गया। और एकमात्र स्टेट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को समूह सी में रखा गया था। फिर बाद में इसमें कई सारे परिवर्तन में कई सारी समितियां बनी। समितियां क्यों बनी, तत्कालीन विरोध के कारण कई सारे विरोध हो रहे थे। पोट्टी श्रीरामुलु 1953 में उनकी डेथ हो जाती है, आमरण अनशन करते हैं। और फिर आंध्र प्रदेश, मतलब 1952 में उनकी डेथ होती है, और आंध्र प्रदेश 1953 में बनता है। और 1953 में आंध्र प्रदेश के बनते ही, तो मान लीजिए कि मधुमक्खी छत्ते में कोई फेंक के डंडा मार दिया हो, और फिर मधुमक्खी उपद्रव करने लगी। वही हुआ कि सब जगह मांग उठी रहती क्षेत्रीय रूप से कि हमको भाषाई आधार पर हमारे राज्य का गठन किया जाए। तो आंध्र प्रदेश गठन होते ही सब लोग अपने अपने राज्य में मांगने लगे कि हम भी जो है एक राज्य बने, हम भी एक राज्य बने, हर भाषा के लोग। तो इन सबको तुष्ट करने के लिए, इन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फजल अली आयोग का गठन होता है दिसंबर 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फिर आगे चल के 1955 में, और उसी आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है। और जाकर 14 राज्यों का गठन होता है। ठीक है, 14 राज्य बनते हैं 1956 में, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। वो 14 राज्य का स्वरूप कैसा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने आपसे बताया था कि आप जो है मार्किंग करके आइएगा। ठीक है, लक्षद्वीप जो यहाँ पे देखेंगे आप, ये मद्रास का हिस्सा था उस समय, जब 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसमें मद्रास में इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, ये कुछ मैप था उस समय का। ठीक है ना, 14 राज्य, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को हमने कहा था आप इस पर जो है मार्क करके आइएगा, हमने हिंट भी दिया था। फिर उसके बाद हम बता रहे हैं इन 14 राज्यों से वर्तमान में 28 राज्य कैसे हो गया, इसकी कहानी हम देख रहे हैं। हमने शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता दिया था, परंतु फिर एक एक चीज को हम विस्तार से पढ़ रहे थे। और जहाँ पढ़ते हुए हम आए थे पंजाब तक, पंजाब में कुछ बातें हो गई थी, कुछ बातें और कर लेते हैं, कुछ प्रावधानों की चर्चा करते हैं। मांग का कारण क्या था, पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी। पंजाबी भाषी, पंजाब जो वर्तमान में, वहाँ पंजाबी भाषी क्षेत्र थे, वो लोग मांग कर रहे थे। वहीं जो आज का हरियाणा है, उस समय इस क्षेत्र में हिंदी भाषी रहते थे। तो हिंदी भाषी पंजाबी भाषी दोनों एक ही राज्य में, पंजाब में, पंजाब सूबा में रहते थे। उनके बीच आपस में गतिरोध हुआ, वो आपस में लड़ने लगे, भैया हमको जो है अलग करिए। पंजाबी भाषी कहने लगे हमारे लिए अलग राज्य बनाइए।
इसी के चलते पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य, पंजाब सूबा को डिवाइड करके पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य बना दिया गया था। और वो बनाया कब गया था? वो 1966 में बनाया गया था। तो ये जो सब दंगे हो रहे थे, ये लोग डिमांड कर रहे थे, इन डिमांड को तुष्ट करने के लिए भाई कोई ना कोई आधार होगा ना। ऐसा थोड़ी कि रात में सपना आया, हमने कहा कि ठीक उठा और यहाँ पे लाइन खींच दी कि इधर पंजाब हो गया, इधर हरियाणा हो गया। आपस में उसको जो है एक आयोग बनेगा, प्रॉपर एक विस्तृत चर्चाएं उस पर होंगी। तो इसके लिए एक आयोग बना था 1966 में, शाह आयोग। शाह आयोग में 3 सदस्य थे। उसमें अगर देखा जाए जेसी शाह जिनके नाम पर शाह आयोग इसको कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे। साथ में यशवी धर और डीजी पाटिल। चलिए इसको देख लेते हैं। शाह आयोग 3 सदस्य, ठीक है। जेसी शाह, एसबी धर और डीजी पाटिल। जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। जेसी शाह, मैं फिर बताया कि कई बार क्या होता है एग्जाम में, जेसी शाह हमको पता है, जेसी शाह एक सदस्य थे, परंतु उनका पूरा नाम नहीं पता होता और एग्जाम में से दे देगा पूरा नाम। तो जेसी शाह का पूरा नाम था जयंती लाल छोटेलाल शाह, ठीक है। जयंती लाल छोटेलाल शाह। जयंती लाल छोटेलाल शाह, इनका पूरा नाम था, ठीक है। एसबी धर, ठीक है। एसबी धर, एसबी धर थे, एक बार देख लेते हैं एसबी धर का क्या नाम था। शांति भूषण धर और दशरथ गोविंद थे डीजी पाटिल। दशरथ गोविंद पाटिल। शांति भूषण धर। एक और हम धर आयोग, आपको याद होगा 1948 में सबसे पहला जो राज्यों के का गठन कैसे हुआ, कैसे राज्य होंगे, उसके लिए धर आयोग एक बना था। धर आयोग 1948 में। धर आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम यस के धर था। सरोज कुमार धर, ठीक है? इनका नाम सरोज कुमार था और ये शांति भूषण है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पर इसीलिए बताया गया, नोट करके आप लिख लीजिएगा ना हो तो। यहाँ पर जब यशवी धर लिखिए तो आप लिख लीजिए। वैसे इतने डिटेल में सदस्यों का नाम नहीं पूछता, फिर भी आप जान लीजिए सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिए, यश के धर जो थे धर आयोग के अध्यक्ष थे और उनका नाम था सरोज कुमार धर। तो ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग लोग हैं। क्या पढ़ रहे थे? शाह आयोग। तो पंजाबी सूबा आंदोलन जो चला था, इसके तहत पंजाब को 2 भागों में डिवाइड किया गया। वो डिवाइड कैसे होगा, सीमाएं क्या रहेंगी, इसका निर्धारण के लिए शाह आयोग की स्थापना की गई थी। शाह आयोग ने ही सब कुछ डिसाइड किया था, ठीक है। तो पंजाबी भाषी लोगों को पंजाब में और हिंदी भाषी लोगों को हरियाणा में डिवाइड कर दिया गया। और इसके लिए एक और डिमांड चली थी, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेकर दोनों राज्य आपस में लड़ रहे थे, भाई चंडीगढ़ हमारे में शामिल करो। पंजाब कह रहा था हमको चंडीगढ़ चाहिए, हरियाणा कह रहा था हमको चंडीगढ़ चाहिए। तो केंद्र सरकार ने कहा भैया लड़ो मत आपस में आप लोग, ऐसा करते हैं कि ना तुमको देंगे ना इनको देंगे और इसको हम अपने अंडर लेंगे। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जिस पे राज्य का अधिकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार होता है। केंद्र सरकार वहां संबंधित नियम कानून बनाती है। तो चंडीगढ़ से संबंधित जितने नियम कानून बनेंगे केंद्र सरकार का कार्य। केंद्र सरकार मतलब संघ की विधायिका नियम कानून बनाएगी।
चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बन गया और दोनों राज्य जो थे उनकी राजधानी घोषित कर दी गई। इसमें से पंजाब जो था तत्कालीन समय का, उसमें से कुछ क्षेत्र काट कर हम लोग क्या बना दिए, हिमाचल प्रदेश में भी शामिल कर दिए थे। पांचवा एक 1972 में घटनाक्रम और होता है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीन राज्य बनते हैं। और तीनों राज्य कैसे बनते हैं? क्या त्रिपुरा पहले राज्य नहीं था? राज्य था, उसको फिर जो है वो राज्य के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। मणिपुर भी पहले था, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। आपको दिखा देते हैं पीछे मैप में, यहाँ पर भी आपको लिखा होगा कहीं मणिपुर और त्रिपुरा। तो मणिपुर और त्रिपुरा ये दो पहले से थे मौजूद, लेकिन यूटीज के रूप में थे, यूनियन टेरिटरीज के, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे। और 1972 में इनको जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ में मेघालय बाद में गठित हुआ। मेघालय गठन का कारण क्या था? असम सरकार या असम जो है वहां की जो गवर्नमेंट बन रही थी वो गारो, खासी, जयंतिया तीन प्रमुख पहाड़ियां थी, उस क्षेत्र में ज्यादा विकास का कार्य नहीं करती थी। आप देखेंगे आने अब जितने भी राज्य बनेंगे उसमें कारण मुख्य यही रहेगा कि राज्य से टूटकर जब एक राज्य बन रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण रहेगा कि वहां की जो सरकार होगी वो कुछ क्षेत्रों को वैल्यू नहीं देगी, कुछ क्षेत्रों का विकास कम करेगी, तो उस क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं विरोध करने लगेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब विरोध करेंगे और कहेंगे भाई हमारे लिए एक अलग से राज्य बनाओ, क्योंकि यहाँ की सरकार हमारी हमारा विकास नहीं कर रही है, हमको सरकारी नौकरियों में शामिल नहीं कर रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन भेदभाव के कारण वहां के लोग आंदोलन करेंगे और फिर जाकर एक नया राज्य बनेगा। जितने राज्य बनेंगे सभी राज्य की लगभग लगभग कहानी यही रहेगी। ठीक है। जनजाति समूहों ने, यह पूर्वोत्तर में जनजाति समूहों को उनकी विशिष्ट पहचान और स्वायत्ता सुनिश्चित करने की कहानी है। क्या? मेघालय के गठन की यहाँ बात हो रही है। मेघालय क्या था? असम के भीतर रहने वाली खासी, गारो और जयंतिया जैसी जनजातियों ने महसूस किया कि असम सरकार उनकी विशिष्ट संस्कृति और हितों की उपेक्षा कर रही है। अब इसके लिए फिर वो लोग मांग करेंगे। उन्होंने असम से अलग एक पहाड़ी राज्य की मांग की, जिसे पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूरा किया गया। पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971 आता है, इसके माध्यम से मेघालय का गठन होता है। ठीक है ना, मेघालय का एक राज्य के रूप में गठन होता है। साथ में मणिपुर और त्रिपुरा भी एक राज्य के रूप में गठित होते हैं, लेकिन ये पहले से थे, उपस्थित थे यूटीज के रूप में, बस इनको जो है यूटीज से स्टेट कर दिया जाता है, जबकि मेघालय असम से निकाल कर एक नया राज्य बना दिया जाता है। ठीक है। अहिंसक आंदोलन, मेघालय के लिए संघर्ष अधिकतर अहिंसक विरोध और राजनीतिक दबाव पर केंद्रित था। इसे पहले 1970 में असम के भीतर उपराज्य का दर्जा दिया गया और फिर 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और मणिपुर और त्रिपुरा को भी, ये दोनों भी रियासतें थीं। लंबे समय से चल रही स्वायत्तता की मांग और स्थानीय राजनीतिक आंदोलनों के कारण इन्हें भी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश से उठाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य देख लिए हमने, नागालैंड को पहले ही देख लिया था 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। ठीक है, नागालैंड हुआ। अब देख रहे हैं हम गोवा। गोवा कैसे पूर्ण राज्य बन गया, गोवा राज्य के गठन की क्या कहानी है। ऐसे ही 1987 के आसपास आप देखेंगे गोवा बनाना, इसी के आसपास जो है अरुणाचल प्रदेश भी एक अलग से राज्य बन जाता है। वो भी जैसे मेघालय कह रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, वैसे अरुणाचल प्रदेश भी कहता है, और वो भी एक नया राज्य बन जाता है। 1987 में ही बनता है वो। गोवा का पूर्ण राज्य बनना 1987 की कहानी है। यह राज्य भारत के इतिहास में विदेशी उपनिवेशवाद और बाद के में पहचान के संघर्ष की कहानी है। कैसे? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय 1947 में सिर्फ हम अंग्रेजी शासन से मुक्त हुए या ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए थे, ब्रिटिश शासन से आजाद हुए। जबकि जहां जहां फ्रांसीसी अधिकार था, जहां जहां पुर्तगाली अधिकार था, वहां पर हमें आजादी नहीं मिली। वो क्षेत्र अभी भी विदेशियों के कब्जे में था, जो भारत के वर्तमान क्षेत्र का हिस्सा है। उस समय फ्रांसीसी और कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों के कब्जे में देखा जाए तो मुख्य रूप से गोवा जब आजाद होने के बाद, गोवा था, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, नागर हवेली, ये तीन राज्य पुर्तगालियों के पास थे। वहीं देखा जाए
फ्रांसीसियों मतलब भारत तो आजाद होगा, लेकिन फ्रांसीसी भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमाए हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। ठीक है ना, यूरोपीय शासन से आजाद नहीं हुआ है भारत, यूरोपियों से आजाद नहीं हुआ, सिर्फ ब्रिटिश शासन से हुआ था। फ्रांसीसियों का भी अधिकार था। करीब ये 1953 में यहां से भारत छोड़ के जाते हैं, और उसी समय ये 4 मुख्य राज्यों में थे। उन चारों या 4 मुख्य क्षेत्रों में थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे। उन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर पौंडुचेरी, जो आज यूटीज बना है, उसका गठन होता है। तो वो 4 कौन से थे? एक तो पौंडुचेरी रख लेते हैं, पौंडुचेरी, और फिर यमन, या यमन से पहले एक कराईकल लिखते, कारण बताएंगे अभी क्यों लिख रहे हैं। कराईकल, उसके बाद आप देख लीजिए यमन, फिर एक था माहे। ये 3 छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला, या सॉरी 4 छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर पौंडुचेरी, जो आज का यूटीज है, उसका क्षेत्र आता है। तो पौंडुचेरी कोई एक जगह नहीं है, 4 जगहों बिखरा हुआ है। पौंडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में पड़ते हैं वर्तमान में। पौंडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में पड़ रहे हैं। यमन जो है आज के आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और माहे केरल में पड़ता है। अब देख लेते हैं मैप पर। ठीक है, यहां पर कहीं आपका यमन है, यहां पौंडुचेरी, और यहां पर कराईकल पड़ता है। और यहाँ माहे। इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर सामूहिक रूप से हम पांडुचेरी कहते हैं, पांडुचेरी यूटीज संघ शासित प्रदेश। देखते हैं कहाँ पहुंच गए हम। गोवा पूर्ण राज्य बना, गोवा भी पढ़ा है, गोवा के बारे में समझते हैं। यह राज्य उपनिवेशवाद का शिकार था, पुर्तगालियों के यहाँ पे कब्जा था भारत के आजादी के बाद भी। और फिर बाद में जब पुर्तगाली 1960 के दशक, मतलब 1960 के दशक मतलब 1961 में पुर्तगाली छोड़ देते हैं इसको और भारत को सौंप देते हैं। भारत को सौंपते हैं तो भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको दर्जा दिया जाता है। कब? 1961 में। 1961 में गोवा भारत में शामिल हो जाता है। पुर्तगाली 1961 में छोड़कर चले जाते हैं, परंतु 1961 में यह एक यूटीज के रूप में होता है, यूनियन टेरिटरीज के रूप में, संघ शासित प्रदेश के रूप में होता है। ठीक है, फिर मराठी लोग, महाराष्ट्र के तत्कालीन लोग, वो लोग क्या करते हैं, जो उसमें महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के 1960 के दशक, दशक क्या होता है? 1960 से 1970 तक, 1960 से 70 तक, इस बीच में मराठी नेताओं ने कई बार प्रयास किया कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, परंतु 1967 में गोवा में एक जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह से यह निकला कि गोवा को एक अलग से राज्य बनाया जाए, ना कि उसको महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। ठीक है, और ये जो जनमत संग्रह था गोवा का, तो आजाद भारत में और भारत के सीमा के अंदर किसी राज्य में पहली बार जो है जनमत संग्रह हुआ था। फैसला क्या हुआ? गोवा के लोगों ने विलय के खिलाफ वोट दिया, मतलब विलय हमको नहीं करना है महाराष्ट्र में, और अपनी विशिष्ट पहचान, कोंकणी भाषा और पुर्तगाली प्रभाव वाली संस्कृति बनाए रखने का फैसला किया। इसका परिणाम यह हुआ, इस जनमत संग्रह के सम्मान में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखा गया, और 1987 में अंततः इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो भारत में गोवा कब शामिल होता है? आप देखेंगे 1961 में, 1961 में यूटीज के रूप में शामिल होता है। फिर 1987 में यह पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल हो जाता है। इसके बाद का जो राज्य आता है वो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कुछ ही दिन के अंतर पर, 15 दिन के अंदर के 3 राज्य बने, और 3 स्टेट को अलग अलग डिवाइड करके। बनने का कारण क्या रहा होगा? फिर वही कि उनका क्षेत्रीय पहचान एक तो रही होगी। दूसरा कारण क्या रहा होगा उनका बनने का मुख्य, कि वहां का जो केंद्रीय प्रशासन है जो उस राज्य का था, वो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो एक अलग क्षेत्र के रूप में रहता था, और जो सरकार वहां की थी उस पर, उसके विकास पर उतना ध्यान नहीं देती थी। प्रशासनिक सुविधा थोड़ा मुश्किल थी वहां के लिए। इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आर्थिक पिछड़ेपन, भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान, ठीक है ना, इन सभी कारणों से इन तीनों राज्यों का गठन हुआ।
कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले होता है छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग करके, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन होता है, ये सब 2000 में। तो छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हो रहा है। मांग क्या थी मध्य प्रदेश को का यह पूर्वी क्षेत्र? आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मैक्सिमम जो है घनिया, मतलब वहाँ पेड़ पौधे घने जंगल है, थोड़ा पहाड़ियाँ भी पड़ जाती हैं वहाँ पर, तो एक अलग क्षेत्र पड़ जाता है। नक्सलाइट क्षेत्र भी है, मतलब वहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, यही सब कारण थे। मध्य प्रदेश का ये पूर्वी क्षेत्र घना वन क्षेत्र और जनजातीय बहुल था, यहाँ जनजातियों की संख्या अधिक थी, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि भोपाल, जो कि एमपी की राजधानी है, उसकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप अलग प्रशासनिक पहचान और तीव्र विकास की मांग पर सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। फिर वहीं देखेंगे हम उत्तराखंड का गठन होता है, सेम ऐसी ही कुछ कहानी रहेगी। जैसे घना वन क्षेत्र था, वैसे उत्तराखंड का जो क्षेत्र था वो पहाड़ी क्षेत्र था। 2000 तक तो भारत का हिस्सा, सॉरी बात कह रहे हैं यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन 9 नवंबर, ठीक है ना, 2000 में ये भी कहता भैया हम अलग राज्य बनेंगे अब, ठीक है ना। उत्तराखंड के लोग भी मांग करने लगे। क्यों करने लगे? पहाड़ी क्षेत्र भौगोलिक रूप से विषम था, लखनऊ राजधानी की दूरी और यहाँ की विशिष्ट संस्कृति, बोली और दुर्गम जीवन शैली के कारण अलग राज्य की मांग उठी, जिसके कारण आंदोलन हुआ। 1990 के दशक में छात्र और स्थानीय लोगों ने सक्रिय रूप से आंदोलन किया। परिणाम हुआ कि 9 नवंबर 2000 को ये एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया। आप देखेंगे, आप एक काम करिए कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ पैसे जुटाइए, थोड़ा बहुत महीने का खर्चा तो आता होगा। मान लीजिए कुछ लोग नहीं जुटा पा रहे हैं, फिर भी भारत में भ्रमण करना, भारत में घूमना बहुत ही सस्ता है। आप लोगों से हाथ दीजिए, बैठिए और निकल लीजिए, ट्रेन से सफ़र करिए। कुछ लोग आप देखेंगे साइकिल से भी सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र करिए, घूमिए, फिर आप देखेंगे कि उत्तराखंड को अलग किया गया, क्यों किया गया। फिर वहाँ को आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश जो वर्तमान है वो एकदम अलग है, एकदम मैदानी क्षेत्र है। जैसे उत्तराखंड जाएंगे एकदम पहाड़ी क्षेत्र, और ऐसे दुर्गम दुर्गम पहाड़ आपको दिखेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें आप देखेंगे तो आप घूमते रहिए। घूमना किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान अच्छा होता है, ठीक है। हम किताबी ज्ञान लेते रहें, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई अधिकारी बन गए, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अधिकारी बनना नहीं होना चाहिए, या कोई नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य एक शांतमय सुखी जीवन होना चाहिए, फिर पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हम करते हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, चाहे धन कमाना, और फिर सुख की प्राप्ति के लिए धन कमाते हैं, और फिर उसी धन के चक्कर में हम अपने सुख को खत्म कर देते हैं। सुख को त्याग कर धन की प्राप्ति कर रहे हैं, और धन की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना। एक लूप होल है, ठीक है, उसी में घूम रहे हैं। अब थोड़ा बहुत घूमते रहिए, और घूमना बहुत बहुत कुछ आपको सिखाएगा, कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा, कुछ नया अनुभव देगा, कुछ अलग अलग लोगों से मिलेंगे। विदेश नहीं, पहले भारत घूमिए। भारत इतना खूबसूरत है कि आपको पूरे जो है विश्व का भ्रमण यहीं हो जाएगा। यहाँ रेगिस्तान से लेके, पहाड़ से लेके, ग्लेशियर से लेके समुद्र तक हर एक चीज है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बाद झारखंड में। झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। ये भी कहा बिहार का यह दक्षिणी भाग जनजातीय बहुल था और खनिज संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद भी अत्यंत आर्थिक रूप से पिछड़ा था। और इसको जो है 15 नवंबर 2000 को ये भी कहा भैया अब हमको अलग करिए, और अंततः 2000 15 नवंबर 2000 में ये भी एक अलग राज्य बन जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे संगठनों के नेतृत्व में दशकों तक लंबा और कभी कभी हिंसक आंदोलन चला, जिसका आधार जनजातीय स्वायत्तता और बेहतर आर्थिक अवसर था। परिणाम हुआ कि सन 2000 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ। अब देखते हैं तेलंगाना का गठन। तेलंगाना हमने पोट्टी श्री रामुलुपड़ी जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस समय भी ये चर्चा थी। तेलंगाना मुख्य रूप से हैदराबाद रियासत जो थी उसका हिस्सा तेलंगाना कहा जाता है। ये उस समय भी क्वेश्चन था कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में विलय किया जाए। 1953 में भी क्वेश्चन उठे थे, और क्वेश्चन चलते आ रहे थे, चलते आ रहे थे, और फिर कई सारे घटनाक्रम होते हैं और फिर तेलंगाना अलग होता है। फिर वही कारण रहेगा, 1956 में आंध्र प्रदेश और हैदराबाद राज्य में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1956 में, ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों को मिलाकर। परंतु आर्थिक विषमता तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोगों में, क्षेत्रीय असंतुलन, सांस्कृतिक पहचान, ये कुछ कारण थे। और क्या कारण रहे होंगे?
आंदोलन का कारण क्या रहा होगा? पिछड़ापन। तेलंगाना क्षेत्र मुख्यतः हैदराबाद शहर के बाहर के जिले, हैदराबाद और उसके आसपास के जितने जिले थे वो तेलंगाना क्षेत्र है, ठीक है ना। जिले ने शिकायत की कि उन्हें कृषि, सिंचाई, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आंध्र आंध्र प्रदेश, मतलब जो तटीय आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, तटीय, जो उस समय भी आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना भी, पर तटीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र ऐसे समझ लेते हैं हम, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्र के लोग कहें कि हमको सिंचाई की सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है, और पूर्वी क्षेत्र में लोग लगातार विस्तार हो रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने अलग से मांग की और पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को बना मिलाकर तेलंगाना बना दिया गया और पूर्वी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश के रूप में रख दिया गया, ठीक है ना। जल बंटवारा को लेकर विवाद था। पश्चिमी क्षेत्र या तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के बंटवारे संबंधित में भी असंतोष था। सांस्कृतिक पहचान भी अलग अलग थी, ठीक है। इसके लिए हम बताए ना आपको 1953 में ही चर्चा हुई थी कि विलय किया जाए कि नहीं किया जाए। उसके बाद कई सारे बीच में घटनाक्रम हुए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 1969 में पहला बड़ा आंदोलन हुआ। इसको जय तेलंगाना आंदोलन कहते हैं, ठीक ना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना आंदोलन हुआ, ठीक है। फिर इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कई सारी तुष्टियां की, तुष्टिकरण की नीति अपनाई, इनको शांत किया गया। तत्कालीन समय में कुछ समय बाद फिर 2001 में के चंद्रशेखर राव ने, केसीआर, जिनको शॉर्टकट में कहा जाता, केसीआर ने फिर से जो है इसका बढ़ चढ़ के मांग की। फिर से एक तरह से वो जो आंदोलन 69 में दब गया था वो फिर से उभर गया 2001 में। और तेलंगाना, केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, टीआरएस का गठन किया और अलग राज्य के लिए जोरदार लगातार राजनीतिक संघर्ष शुरू किया। इसी क्रम में 2001 में जो केसीआर थे, ये 2009 में, तेलंगाना गठन हुआ है 2014 में, परंतु केसीआर ने, हम बताते हैं आपको, चलिए एक अलग स्लाइड, ठीक है। 2001 में इन्होंने गठन किया तेलंगाना राष्ट्र समिति, 2001 में। देख लिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में गठित किया। फिर केसीआर ने 2009 में, क्योंकि भैया आंध्र प्रदेश के ही थे, तो इन्होंने भी आमरण अनशन किया। पुट्टी सिंह रामलू जैसे किए थे वैसे ये भी आमरण अनशन कर देते हैं, आमरण अनशन केसीआर ने किया, ठीक है ना। केसीआर ने आमरण अनशन कर दिया 2009 में। तो सरकार, क्योंकि वही ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर भी पीता है, तो वही सरकार ने देखा कि भैया 1953 में, और इसी क्षेत्र के पोट्टी सिंह रामलू थे, आंध्र प्रदेश के ही थे, और वो आमरण अनशन पर बैठे, 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उससे बचने के लिए, फिर से वैसी घटनाएं ना हो, हिंसक आंदोलन फिर से ना भड़क उठे, तो उससे बचने के लिए सरकार ने इनकी मांग को मान लिया और श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया। श्री कृष्ण आयोग का 2009 में गठन किया गया और श्री कृष्ण आयोग ने, आई थिंक श्री कृष्ण आयोग का केसी श्री कृष्ण थे, या देख लेते हैं एक बार, बताते हैं आपको। बीएन श्री कृष्ण इनका नाम था, ठीक है ना, बीएन श्री कृष्ण। बीएन श्री कृष्ण ने के अध्यक्षता में 2009 में आयोग का, श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना, श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने फिर बताया कि राज्य की सीमाएं क्या रहेंगी, कैसे राज्य का गठन होगा। उसी आधार पर 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया और इसकी राजधानी को हैदराबाद किया गया। पहले आंध्र प्रदेश, 2014 से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, परंतु आंध्र प्रदेश की राजधानी को हैदराबाद से हटाकर अब उसको कर दिया गया अमरावती, और हैदराबाद जो राजधानी आंध्र प्रदेश थी अब उसको जो है तेलंगाना की राजधानी कर दिया गया। यहाँ पर हमने आपको लिस्ट दिया हुआ है, राज्य का नाम है, उनके गठन की तिथि और वर्ष है, कब उनका गठन हुआ था। भारत में वर्तमान में जो 28 राज्य, सभी की हमने बात यहाँ पे सभी की चर्चा की हुई है, ठीक है ना। भाग का राज्य था 1956 में, मतलब प्रारंभिक स्वरूप 1956 से के समय में क्या था, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ उस समय इसका स्वरूप क्या था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिला,
1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अजय अली आयोग की सिफारिश पे बना था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके लिए। उस समय राज्यों का स्वरूप कैसा था, यहाँ पर हमने बताया है। और यहाँ पे गठन का वर्ष, गठन का समय बताया है। पूर्ण राज्य का दर्जा उसको कब दिया गया वो बताया गया है। और जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां बताई गई हैं। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया था या कौन सा पुनर्गठन अधिनियम आया था उसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना। आप सब कुछ यहाँ पर डेट क्रम में देखिएगा। और आपका काम है कि जितने भी हमने बताया भी था, मैप लीजिए, मैप पे सबको जो है आप लिस्ट करिए। यहाँ आप देखेंगे आप तो ये 1975 यहाँ छुप गया है। ठीक है, 1975। इसके बाद उत्तराखंड और 17 राज्यों को टोटल दिया गया है। बाकी 18 से लेकर 28, 11 जो अन्य राज्य थे वो हूबहू वही उस समय के थे, जैसे असम, असम पड़ा रहा, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा। तो मद्रास को तमिलनाडु कर दिया गया नाम, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी वर्तमान राज्य का दर्जा मिला, जिन्हें तालिका में अन्य 11 राज्य के रूप में, जो अन्य 11 राज्य हैं वो ये अन्य 11 राज्य हैं। आप देख लीजिएगा, इनके लिए कोई अधिनियम नहीं आया, कोई संशोधन नहीं आया, जैसे के थे वैसे ही हैं। तो कोई अधिनियम, संशोधन नियम आया नहीं था, इसलिए इनको यहीं पर दे दिया गया है। क्या गठन आपसे पूछेगा तो 1956 में ही इन सभी राज्यों का गठन हुआ है। ये जितने राज्य, इनके गठन का वर्ष, जैसे पहला लाइन था गठन का वर्ष, तो 1956 में गठन। प्रारंभिक रूप, प्रारंभिक रूप इसी रूप में था। मान लीजिए मद्रास और मैसूर का कह दिए, प्रारंभिक रूप में इनको मद्रास, उसको मैसूर जाना जाता था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1956 में ही मिल गया था इसको। राजधानी क्या है, तो राजधानी आप खुद से देख लीजिए क्या क्या राजधानी कहाँ की है। केंद्र शासित प्रदेश के गठन की कहानी आप समझ, अभी हम राज्यों के गठन कहानी समझे। 14 से कैसे 28 हो गए, तो अब 6 से 8 कैसे हो गए, कैसे कैसे इनका तोड़ा मरोड़ा गया, 9 हुए, फिर 8 हुए, फिर 6 तो थे ही। ठीक है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, अभी लास्ट में आपको टेबल में हम एक जगह सब दे देंगे, वर्तमान में जितने भी 8 बचे हुए हैं इन सबको दे दिया गया आपको। ठीक है, तो आप ये परेशान मत होइएगा लास्ट में। अभी यहाँ बस हम कहानी छोटी छोटी देख लेते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी, देखिए एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और एनसीआर एक आता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक ना। एनसीआर एनसीटी में अंतर है। एनसीआर में देखा जाए तो करीब करीब यूपी और हरियाणा, चार लिख देते हैं, चार तो सब जानते होंगे, चार, और राजस्थान। राजस्थान करीब 2 जिला है, या 4 का 13 है। और यूपी का भी 7 जिला होगा, या तो 7 या 9 जिले होंगे। ये इतने लोग बनाकर, ये आप डिजिट यहाँ मत लिखिए, डिजिट आप मैच कर लीजिएगा। राजस्थान का कन्फर्म 2 है, एचआर का भी 13 ही है। यूपी का थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, यूपी के कितने जिले हैं इसके तहत एक बार आप देख लीजिएगा। एनसीआर में, एनसीआर में एनसीटी प्लस यूपी, एचआर और पंजाब के, सॉरी यूपी, एचआर और राजस्थान के भी कुछ जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा एनसीआर क्या है, क्यों किया गया, क्या किया गया, ये सब हम जब एनसीटी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे यहाँ की शासन व्यवस्था पढ़ होंगे, वहाँ समझ लेंगे। अभी बस थोड़ा सा आप जानिए उतना। ठीक है, दिल्ली के गठन की मूल कहानी देखिए, मूल कहानी क्या रहेगी। हमारी राजधानी है देश की, और देश की राजधानी की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, तो किसी एक राज्य के रूप में उसको दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए उसको केंद्र शासित, जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी क्षेत्र होंगे उनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रख दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। लक्षद्वीप हिंद महासागर का एक हिस्सा है, अरब सागर में। ये सब आप समझिए कि कितने इंपॉर्टेंट रीजन है सामरिक रूप से। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक रूप से कितने महत्वपूर्ण रीजन है, इसलिए इनको यूटीज के रूप में रखा जाता है। तो कहानी यही है, मूल कहानी यही है। विशेष दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा क्यों किया गया, ये तो राजधानी है, यहाँ पर केंद्र केंद्र सरकार का शासन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर विधानसभा के बाद में गठन कर दिया जाता है। ठीक है ना। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको 1950 या फिर करीब 1956 में दे दिया गया। उसके बाद 1991 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया, और दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा मंत्रिपरिषद भी दिल्ली में होने लगी अब। ठीक है ना।
कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था दिल्ली में, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और भूमि, ये 3 तत्व इसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि केंद्र सरकार के पास है। अन्य सारे जो क्षेत्र हैं वो राज्य सरकार अर्थात जो विधानसभा है उसके पास है। कुछ ही यूटीज हैं जहां पे खुद की विधानसभा है, बताएंगे आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने बताया रक्षा और सुरक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए इसको जो है यहाँ पे अपर जनजाति संरक्षण, सीमित जनसंख्या। लक्षद्वीप भी मूल कहानी यही रहेगी, अरब सागर में स्थित है, एक छोटा द्वीप समूह, हिंद महासागर का, अरब सागर का एक छोटा सा हिस्सा। सोचिए छोटे छोटे कई सारे द्वीप 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 समूह क्या होता है, एक द्वीप दो द्वीप ऐसे कई सारे छोटे छोटे पानी में द्वीप रहेंगे समुद्र के अंदर, और इनको मिला कर कह दिया जाएगा ये लक्षद्वीप समूह है, ठीक है ना। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, द्वीप नहीं कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे हम लोग, वहां देखेंगे निकोबार अलग है, कार निकोबार अलग अलग में, लिटिल और कई सारे आते हैं, वो देखा जाएगा वहां पर, ठीक है। मूल कहानी क्या है, मूल कहानी शॉर्ट में आप समझ लिए। बाकी यहाँ पे क्या होता है, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना तो समझाने के बाद लिखवाने का एक ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हम वहां पे बोलकर लिखवाते हैं। ऑनलाइन क्लास में अब लिखवाने का समय नहीं, हम आपको एक ही चीज लिखवाएं, ठीक है, आप बोर भी होंगे। तो हमने पीपीटी के माध्यम से जितना आपके नोट्स पर लिखा होना चाहिए उतना यहाँ पर दे दिया है। लेकिन फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आप अपनी नोट्स खुद से बनाइए। हमारी पीपीटी पढ़कर आपको जितना नॉलेज मिला सेम इसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें वो आसानी से समझ सकता था। आप अपनी लैंग्वेज में अपनी नोट्स बनाइएगा, ये नहीं कि भैया मास्टर साहब कह दिए तो यही हम लाके उठा दिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए यही हर बार पढ़ रहे हैं, नहीं। सबको अपनी खुद की नोट्स बनानी है अगर हमसे क्लास कर रहे हैं। अगर नहीं बना रहे तो मत करिए क्लास हमसे, ये भी हम कह रहे हैं। कि अगर आपको बहुत सारे यूट्यूब पे लोग पढ़े हैं जो आते हैं ज्ञानदेव बांच के कथा बांच के चले जाते हैं, उनसे जाके आप पढ़ लीजिए। अगर आप हमसे क्लास कर रहे हैं तो प्रॉपर एक मैनर में, जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जैसे तैयारी करनी चाहिए उस मैनर में करिए, जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है। बस एक अंतर है कि उधर से क्रॉस क्वेश्चन नहीं आ रहा है और हम बोलकर लिखवा नहीं रहे, बाकी सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं आपको डिटेल में अच्छे से सब कुछ समझाएं और आपकी नोट्स ऐसी बन जाए इंडियन पॉलिटी पे कि उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो ये आप कहानियां लक्षद्वीप की हम शॉर्टकट में हमने दे दिया है। अगर कुछ लोग जिनको ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, आप आज के समय में चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल है, वहां पर आप और अच्छे से देख लीजिए, लक्षद्वीप के बारे में अच्छे से डिटेल में वो दे देगा, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, जितने भी महत्व होंगे सब कुछ वो बता देगा आपको। पॉलिटी की दृष्टि से जितना जानना आपको इम्पोर्टेंट था उतना हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम हूबहू ये लाइन बाय लाइन पढ़ के अब समझा देंगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ कहानी रहेगी तो उसमें हम बता देंगे। देखते हैं किसी में कहानी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कहानी, मूलवास शाह आयोग की स्थापना हुई, पंजाब हरियाणा गठित हुए, ये तो आपने देख ही लिया। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये आप थोड़ा देख लीजिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें संशोधन हुआ। क्यों हुआ, पुर्तगाली उपनिवेश थे दोनों, 1961 में सैन्य कार्रवाई से मुक्त कराया गया था इनको। प्रशासनिक परिवर्तन 2020 में इसमें परिवर्तन किया गया। ये दोनों पहले अलग अलग थे, दमन द्वीप अलग था यूटीज, और दादर नगर हवेली अलग यूटीज थी। 2020 में इन दोनों का विलय कर दिया गया, प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 2020 तक ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि प्रशासनिक सुविधा, कम नौकरशाही और बेहतर सेवा वितरण के लिए भारत सरकार ने इन दोनों क्षेत्र, छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक एकल क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया। देखिए, अगर बहुत छोटे क्षेत्र हो जाएंगे तब भी प्रशासन में दिक्कत होगी और बहुत बड़े क्षेत्र हो जाएंगे तब भी प्रशासन में दिक्कत होगी। जैसे हम देख लेते हैं यूपी से उत्तराखंड कट के अलग हुआ, या फिर एमपी से कट के अलग हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, और बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड, मतलब कट के, या तेलंगाना आप देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में, कटना मतलब उससे अलग हुआ है सीमा, क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में थे तो यहाँ भी प्रशासन में दिक्कत होती थी। और कुछ छोटे क्षेत्र रहेंगे वहां भी प्रशासन में दिक्कत होगी। अब खेत के रूप में आप समझ सकते हैं, जो किसान होंगे वो ये ऐसे समझे कि छोटे छोटे कई सारे खेत हैं और एक बड़ा खेत है, इन छोटों को मिला के एक बड़ा बना दिया तो अच्छा रहेगा। कई छोटे भी जो है समस्या का कारण बनेंगे, और बहुत बड़ा खेत रहेगा तब भी समस्या का कारण बनेगा, भैया सिंचाई कैसे करें, ठीक है ना, वो भी समस्या का कारण बनेगा। और जो शहरी लोग हैं वो ऐसे समझ रहे घर है, छोटे 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 कमरे बना दिए गए कई सारे, तो भी समस्या है। और बहुत बड़ा बना दिया गया तो भी समस्या है, मीडियम साइज का होना चाहिए।
दादरा नगर हवेली दमन द्वीप है, जिसकी राजधानी दमन है, अब इसकी राजधानी दमन कर दी गई। ठीक है। पौंडुचेरी, हमने कहानी पढ़ ली इसकी, समझ लिया कि 4 द्वीप, सॉरी 4 भागों में 4 स्थानों पे यह है, पौंडुचेरी, कराईकल, ये हमारे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। 2 क्षेत्र, माहे केरल राज्य में है, यमन जो है आपका आंध्र राज्य में है, आंध्र प्रदेश। ये अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर पौंडुचेरी बना हुआ है। ठीक, फ्रांसीसी उपनिवेश था, 1954 में अलग हुआ था। ठीक है। भौगोलिक असंबद्धता, इसके क्षेत्र 4 अलग अलग स्थानों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बिखरे हुए हैं। विदेशी प्रशासन सांस्कृतिक प्रभाव, यहाँ की संस्कृति और कानूनी ढांचे पर अभी भी फ्रांसीसी विरासत का प्रभाव है, जिसने इसे अन्य पड़ोसी राज्यों से अलग रखा हुआ है। विधानसभा, जैसे दिल्ली में विधानसभा, कितनी यूटीज में विधानसभा है यहीं पे हम आपको बता देते हैं, 3 यूटीज में विधानसभा है। विधानसभा क्या है? राज्यों, राज्य की विधायिका, राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। उसके 2 अंग होते हैं। मुख्य रूप से एक ही अंग होता है विधानसभा, दूसरा अंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे यूपी में विधान परिषद भी है। ठीक है ना। तो विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, परंतु विधानसभा अवश्य होगा। तो उसमें से यूटीज को भी, जितनी यूटीज हैं उनको विधानसभा नहीं दी गई, परंतु 3 यूटीज ऐसी हैं जिनको विधानसभा दे दी गई है। वो 3 क्यों ऐसा किया गया? क्यों यूटीज को विधानसभा नहीं दी गई? सोच पा रहे हैं आप लोग? यूटीज इसके अंदर है, यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो वहां संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए? केंद्र सरकार को होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार उस पर कानून ही नहीं बना रही है तो फिर उसको यूटीज कहने का मतलब ही क्या है? फिर उसको राज्य कह देते हैं। तो यूटीज पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु कुछ क्षेत्रीय मांगों के हिसाब से उनको जो है, राजनीतिक कारण भी कई सारे होते हैं और विकास के कारण भी, वहां पर 3 ऐसी जगहें हैं, 3 ऐसी यूटीज हैं जहां पर विधानसभा भी गठित कर दी गई है कि उनका थोड़ा विकास हो पाए। ठीक है। वहां के राजनीतिक तुष्टिकरण मेन होता है, आप समझिए। तो 3 ऐसी यूटी जिनकी अपनी विधानसभा है कि भैया वो कह रहे हैं केंद्र भी कानून बनाएगी, हम भी अपना कानून बनाएंगे। वो तीनों कौन सी हैं? पहली तो दिल्ली हो गई, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली। ठीक है ना। दूसरा हमारा हमने यहीं पे देख लिया, पौंडुचेरी या पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी हो गया। तीसरा आपका जो आता है वो आता है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। देखेंगे अभी इसके बाद, जम्मू एंड कश्मीर का ही नंबर है। ठीक है। यहाँ पर विधानसभा भी बनी हुई है। लद्दाख, देखिए पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में थे, जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था। जम्मू कश्मीर राज्य की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी। वो कही कि ना हम वहाँ के शासक थे राजा हरि सिंह, तत्कालीन शासक 1947-48 में। ठीक है। वो कहे ना हम पाकिस्तान जाएंगे ना हम भारत जाएंगे, हम अपना एक अलग से देश बनाएंगे। भैया कहा ठीक है, भारत ने कहा, बहुत कोशिश की कि मिल जाओ भैया मिल जाओ, लेकिन नहीं मिले। फिर पाकिस्तान के कबायली लोग 1948 में उनके ऊपर हमला कर देते हैं। भारत तो भैया शांतिप्रिय देश है, ये हमला हमला नहीं किया। पाकिस्तानियों ने यहाँ पर हमला कर दिया। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर रियासत पर, अभी वो भारत का हिस्सा नहीं है ना, रियासत है, अलग से एक अलग थलग। मेनन साहब और वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाया कि भैया भारत में मिल जाओ। मेनन उस समय गृह सचिव थे, गृह मंत्रालय के सचिव थे। ठीक है। इन दोनों ने बहुत समझाया कि भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान से मिलना सही नहीं है, या पाकिस्तान तुम्हारे पर हमला कर देगा। हुआ वही 1948 में पाकिस्तान में कश्मीर पर, एक देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से कबायली लोग हमला किए थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सेना का सपोर्ट था, समर्थन था, जिससे राजा हरि सिंह डरे और उन्होंने आनंद फानन में फिर भारत में विलय की बात को स्वीकार किया मजबूरी में। भैया अब तो मिलना ही पड़ेगा, नहीं पाकिस्तान तो खत्म कर देगा। तो उनको लगा कि पाकिस्तान कब्जा करके अपने में मिला ले, तो पाकिस्तान से अच्छा हम भारत में रहेंगे। पाकिस्तान में जाने का उनका मन नहीं था। तो 1948 में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के माध्यम से, एक पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में विलय किया गया। और क्योंकि पाकिस्तान उस समय हमला कर चुका था जम्मू कश्मीर रियासत पर, हरि सिंह की मृत्यु भी हो जाती है, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था उस समय।
देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि देश को किसी युद्ध में झोंक दिया जाए। तो और कई सारे कारण थे, तत्कालिक कारण थे, भूखमरी थी, गरीबी थी, अकाल पड़ा हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध में नहीं जाना चाहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करके कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो 1948 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, कश्मीर का कुछ क्षेत्र, राजा हरि सिंह क्योंकि उसमें शासक थे, भारत में विलय हुआ नहीं था। अगर भारत में विलय वही पहले हो गया होता ना तो कब्जा नहीं पाकिस्तान कर पाता। क्यों भारत ने जो है उस पर हमला नहीं किया पाकिस्तान जब कश्मीर पे किया? क्योंकि भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे में कोई एक समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको और अच्छे से आप समझेंगे, ये JNK है, ये पाकिस्तान है, ये भारत है। अगर ये भारत का हिस्सा जब तक नहीं है, एक देश इस पर हमला किया तो भारत इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की सीमा पे हमला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर एक अलग से देशी रियासत, उस पर हमला है। भारत ने कहा जब तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो तब तक भाई हम हमला नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के खिलाफ है। तो बाद में जब हार मानकर ये भारत में शामिल हुए, अब भारत में देखिए शामिल हो गई, भारत की सीमा यहां तक है। तो अब माना जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया है। तो उस बीच में मान चलिए अगर ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो इसके इतने क्षेत्र में आ चुकी थी सेना, जब तक हस्ताक्षर किया तो सोचे समझे तब तक सेना यहां तक आ चुकी थी। अब भारत ने कहा इस सेना को, भारत के पास ऑप्शन क्या था, इसको पीछे खदेड़ दिया जाए, इस सेना से लड़कर इसको युद्ध में हराकर इसको पीछे भेज दिया जाए। परंतु उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि इनसे लड़ पाए, भूखमरी, अकाल, तत्कालीन बहुत सारे कारण थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या गए, UN में चले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में गठित हुआ है। ठीक है? जब पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनको IR पॉलिटिकल साइंस दोनों एक में पढ़ाया जाता है, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तब भी हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो UN में चले गए तो UN ने क्या कहा, यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई, भैया अब यहाँ पे आप पाकिस्तानी सेना रुक जाए, ये आगे मत बढ़िए, आप बढ़ेंगे तो भैया पूरा विश्व आपके ऊपर हमला कर देगा। तो पाकिस्तान यहाँ तक रुक गया और भारत भी यहीं पे रुक गया, तो इतना क्षेत्र भारत के अंदर आ गया। ये POK इसको कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना। पाकिस्तानी लोग इसको आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। और जो अपना यहाँ पे कश्मीर है, JNK, 1948 में जो हमारे यहाँ विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। अब जब फिर मैं कहा ना घूमेंगे कभी जाएंगे या तो यूट्यूब पे या देखिएगा, तो लद्दाख रीजन थोड़ा अलग थलग है। वहाँ की आप देखेंगे कि पर्यावरणीय स्थिति अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग, फिर वही जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये वाला एरिया की पर्यावरण से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। थोड़ा क्या मतलब, ये बहुत डिफरेंस है, जियोग्राफी में सुनेंगे बहुत डिफरेंस है। तो भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक विशिष्टता, रणनीतिक सुरक्षा, लद्दाख की मैक्सिमम सीमाएं पाकिस्तान या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, POK से और चाइना से लगती हैं। इस कारण से ये राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब कारण थे कि इसको यूटी बनना चाहिए था, परंतु भारत सरकार क्योंकि कश्मीर का हिस्सा था, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया, जब विलय पत्र पर साइन किया कश्मीर, तो उसी समय कह दिया था भैया ये अलग था, इस पे भारत अधिकार, इसको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाएंगे, कश्मीर का भी अपना एक संविधान होगा, एक कश्मीर का अपना झंडा होगा। विलय भी हुआ और कुछ शर्त भी रखी थी उन्होंने, उस शर्तों के कारण ही भारत लद्दाख को यूटीज के रूप में नहीं कर पा रहा था। बहुत यही सब कारण थे। इससे बचने के लिए या फिर इससे ये जो समस्या हो रही थी हमारा, क्योंकि एक सामरिक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और लद्दाख के लोग भी मांग कर रहे थे यूटीज की, क्योंकि अलग थलग क्षेत्र था। वो कहे थे वही फिर बात कि श्रीनगर से जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की राजधानी, वहां से भैया हमारा विकास संभव नहीं है, बहुत दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, हमारी संस्कृति की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ये भी यूटीज की मांग कर रहे थे। तो अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन, जो उनका अपना संविधान था, जिसके बारे में भ्रांतियां चली आ रही थी, इवन जितने राजनीतिक विशेषज्ञ भी थे वो भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर को भारत में जो वहाँ का स्पेशल राइट्स है, जो स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है, उसको कोई सरकार समाप्त नहीं कर सकती। और कुछ लोग तो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल विशेष राजनीतिक विशेषज्ञ थे, जो तो कह रहे थे असंभव है। कहीं ना कहीं जो तत्कालीन सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली थी,
बहुमत अधिक था, पूर्ण बहुमत था उसके पास, पूर्ण बहुमत ही नहीं था उसके पास, असल में विशेष बहुमत था। तो उसने जम्मू कश्मीर के संविधान को भी रद्द किया, जितने स्पेशल प्रोविजन थे सबको छीना, और कहा भैया हमारे पास ताकत है और हम करके दिखा सकते हैं। तो लद्दाख को अगस्त 2019 में एक नया जो है यूटीज के रूप में घोषित कर दिया गया। कारण क्या था, देखिए रणनीतिक महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, यूटीज की मांग वो लोग भी कर रहे थे। इन सभी कारणों से जम्मू और कश्मीर को, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर इतना बड़ा था, अगस्त में क्या किया गया, ये तो एक राज्य थे, कहा गया कि पहली बात तो तुमको दो राज्य में हम डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में हम तोड़ देंगे, इसको कहेंगे लद्दाख और इसको कहेंगे JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और तोड़ेंगे ही नहीं, तुम लोग जो राज्य हो ना, राज्य भी खत्म हो जाएगा, तुम लोग अब यूटीज बन जाओगे, केंद्र शासित प्रदेश बन जाओगे तुम लोग। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कब, अगस्त में। धारा पृष्ठभूमि का धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, ये सब समाप्त कर दिया गया। यही सब कारण थे जो कह रहे थे कि कोई भी ऐसा कानून जो यहाँ इस 370 का तहत इसको विशेष राइट ये था, कोई भी कानून जो केंद्र सरकार द्वारा पास किया जाता है, जब तक उसको वहाँ की विधानसभा, कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर ना करे, स्वीकार ना करे, तब तक वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। समझ गए आप, कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा उसको स्वीकृत ना कर दे। ठीक है, ये कब था, 2019 के पहले। तो कहीं ना कहीं जब अब इसको डिवाइड करने की बात आई होगी, तब भी कहे होंगे भैया हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम स्वीकृत नहीं करेंगे। केंद्र सरकार इतनी पावरफुल थी, कहीं सबसे पहले तुम्हारा हम यही शक्ति जो है ना, सबसे पहले इसी को खत्म करते हैं। और उनके पास जो ये शक्ति थी कि स्वीकृति बिना विधानसभा के नहीं हो सकती, सबसे पहले उसी को खत्म किया, कि बिना स्वीकृति के भी कोई कानून लागू हो सकता है, फिर बना दिया यूटीज। कहानी तो आप लगभग लगभग समझ गए, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी आतंकवाद पर नियंत्रण, सुरक्षा, कई सारी समस्याएं भी इसको गठित करने में आई रही होंगी, वहां पर जो है आतंकवादी क्षेत्र था। जम्मू कश्मीर लद्दाख की मैक्सिमम लोग कहानियां जानते होंगे, अभी हाल फिलहाल घटना है, फिर भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर गठन का वर्ष क्या रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1956 में गठित हुआ। प्रारंभिक में समूह घ का राज्य था, हमने बताया हुआ था, पोर्ट ब्लेयर राजधानी इसकी है, और संबंधित प्रशासनिक अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। ऐसे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, इसको जो है 1961 में और 62 में यूटीज बने थे, दोनों अलग अलग थे, परंतु बाद में इनको 26 जनवरी 2020 को एक ही में मिला दिया गया, उनकी राजधानी को दमन कर दिया गया। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, और लद्दाख, और यहाँ पर सब आप देख लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को, देखिए अगस्त में प्रोविजन पारित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इसको जो है दर्जा कब दिया गया है, यूटीज के रूप में, 31 अक्टूबर 2019 को। अगस्त में कहा क्या गया था कि ये लागू कब से होगा, 31 अक्टूबर से लागू होगा, उसके पहले बस पारित किया गया था। तो आप ये समझ लीजिएगा वहां पे अगस्त वहां क्यों लिखा है यहाँ पर। भाग एक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कई सारे वाद रहे, उसमें बेरुबारी संघ मामला, जो लोग स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा बेरुबारी संघ मामला क्या है। बेरुबारी संघ मामला, बेरुबारी पश्चिम बंगाल में एक जगह है, एक स्थान है, जिस पर कुछ क्षेत्रों पे कहता है बांग्लादेश हमारा अधिकार है, वहीं भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में जो है उस पर जो भारत कहता है हमारे क्षेत्र है। तो बेरुबारी ये जो जगह थी उसको बांग्लादेश को सौंपने की बात आई थी। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल ने कहा कि क्या ये कर सकते हैं, कई सारे दंगे होने लगे वहां पर बेरुबारी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में फिर ये निर्णय गया, या फिर तत्कालीन हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा क्या केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो हमारे किसी देश के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 2 के तहत जो प्रावधान किए गए उसमें सिर्फ आंतरिक क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, आंतरिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है। अगर हम अपने देश के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को बेचना चाहते हैं, उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन हुआ और बेरुबारी को सौंप दिया गया, तो 1960 में बांग्लादेश को। इसको सब बेरुबारी क्षेत्र था, ठीक है ना, इसे कुछ हिस्से सौंपे गए हैं, पूरा हिस्सा नहीं सौंपा गया है। ये
पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला है, वहां पर पड़ता है। ठीक है ना, ये समझिए आप। राज्यों के पुनर्गठन और अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक है। मामले की कहानी हमने आपको बता दी। और 60 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिया, आप ये देखिए। कहानी यहाँ पे थी जो हमने बताई, वही आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने या समर्पित करने की शक्ति संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत नहीं है। अपने राष्ट्र को किसी विदेशी राज्य, अपने राज्य किसी हिस्से को विदेशी राज्य को सौंप देना, वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी विदेशी राष्ट्र को भारतीय क्षेत्र को सौंपने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम लाना अनिवार्य होगा। आर्टिकल 368 के माध्यम से जब आएगा, जब संशोधन होगा उस क्षेत्र में, तभी लागू होगा। अनुच्छेद 3 का यहाँ पर उल्लेख नहीं हो सकता। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और 1960 में बेरूबारी को सौंप दिया गया। और इतना ही नहीं, अभी आप देखेंगे कि बेरूबारी के लेकर और केस आएंगे। बेरूबारी क्योंकि बहुत बड़ा केस था। रामकिशोर सेन बनाम भारत संघवाद, एक वाद ये भी आएगा। उससे पहले हम केशवानंद भारतीवाद देखते हैं। केशवानंद भारतीवाद डायरेक्ट रूप से भाग 1 से संबंधित नहीं है, परंतु यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई थी, मूल संरचना। देखिए, संसद के पास क्या अधिकार है कि हमारे क्षेत्र में परिवर्तन कर दे, नाम परिवर्तन कर दे, विदेशी राज्य को सौंप दे, कुछ भी कर दे, ऐसा कुछ क्षेत्र परिवर्तन संबंधित सारे अधिकार हैं। परंतु जितने भी अधिकार हैं वो हमारे देश की मूल संरचना, मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और मूल ढांचा का सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारतीवाद में आया था। तो कहीं ना कहीं ये मूल ढांचा का सिद्धांत इनडायरेक्टली रूप से भाग 1 से संबंधित। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको दिया गया डिटेल। एक और बात आता है, बेरूबारी संघ से संबंधित ही आता है। ठीक है, रामकिशोर सेन बनाम भारत संघ, 1966 का यह मामला है। यह मामला बेरूबारी मामले के फैसले के बाद सीमा समझौता के कार्यान्वयन से संबंधित है। मामले की पूरी पृष्ठभूमि बेरूबारी संघ के हस्तांतरण से संबंधित था और प्रश्न यह था कि क्या संविधान संशोधन के बाद केंद्र सरकार के पास इस क्षेत्र को सौंपने की शक्ति है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, अनुच्छेद 3 के तहत सीमाओं का समायोजन केवल भारतीय क्षेत्र के भीतर है, मतलब सौंप सकती है, का जवाब दिया गया है। पहले भी दिया गया, उसी बात को फिर दोहरा दिया गया है। ठीक ना। बाबूलाल पार्ते बनाम बंबई राज्य, जब 1960 में हमने देखा था कि बंबई 2 भागों में टूट गई थी, महाराष्ट्र और गुजरात, 2 राज्य बने थे बंबई को तोड़कर, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजराती भाषी लोगों को गुजरात में और मराठी भाषी लोगों को महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। और इसी के तहत फिर जो है, इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती दी और यह दावा करते हुए कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल को पर्याप्त समय, क्या कहता है आर्टिकल 3, कि संघ सरकार, केंद्र सरकार किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र काट सकती है, छोटा बड़ा कर सकती है, 2 राज्य बना सकती है, एक को काट कर नाम परिवर्तन, कुछ भी कर सकती है। अब यहां पर एक बात और आई, वहां पर कहा गया था राष्ट्रपति संबंधित राज्य, जो राज्य रहेगा उसके पास भेजेगा विधेयक को, ऐसे विधेयक को, और उसकी राय मांगेगा, परंतु राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास भेजा तो राय के लिए, लेकिन पर्याप्त या उचित समय या उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तो भैया, राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, वो ना करवाए, तो इसके लिए विवाद करने लगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि भैया क्या है, अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया पर मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बस राय है, सलाह है, सलाह मानी भी जा सकती है, नहीं मानी जा सकती, वो आदेश नहीं है। ठीक है ना। संसद की सर्वोच्चता, संसद 3 के तहत सर्वोच्च है, वो राज्य की बात माने या ना माने। तो ये जो बाबूलाल पार्ते ले गए थे अपना मामला, इनको डांट फटकार के भगा दिया गया कि जाओ निकलो, ये फालतू की बात यहाँ मत करो, कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद का पावर, वो कुछ भी कर सकती है। फिर अभी हाल फिलहाल में एक और संशोधन आया, देखिए, बेरोजगारी संबंधी तो भाग 1 से संबंधित 3 वाद आए हैं। पहला वाद बेरूबारी संघ मामला ही आ गया था। दूसरा रामकिशोर सेन बनाम भारत संघ 1966 में आया हुआ है। तीसरा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया हुआ है, ये भी बेरूबारी संबंधित है। बार बार ये वाद नहीं है, ये संविधान संशोधन है। बार बार क्या हो रहा था, लड़ रहे थे, वाद आ रहा था। कहीं भैया वाद नहीं आना चाहिए, अब इससे बचने के लिए एक संशोधन ही कर दिया जाए,
और इस सारे समस्या की जड़ को समाप्त किया जाए। तो 2015 में बेरोजगारी मामला जो 1960 से लगातार चला आ रहा था, समस्या का कारण बन रहा था, छोटे 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 कई भूखंडों को मिलाकर बेरोजगारी समूह बनाया गया था। इन छुटपुट भूखंडों संबंधित बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौते हो गए और कहा गया भैया ये हिस्सा तुम रख लो, ये हिस्सा हम रख लेते हैं, बार बार इस पे नौटंकी मत करो। तो बेरोजगारी मामले के निर्णय के अनुरूप भारत सरकार ने इस क्षेत्र का हस्तांतरण को लागू करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया। इससे पहले 9वां भी हुआ था बेरोजगारी के लिए 1960 में, 9वां, ठीक है ना, और ये 100वां है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यह पुष्टि करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा समायोजन के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, जबकि आंतरिक सीमा समायोजन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, ये रही भाग 1 से संबंधित सारी कथाएं आपको। तो मेन 4 आर्टिकल ही हैं इसमें, और तो कुछ है नहीं भाग 1 में, परंतु कुछ, क्योंकि हम संविधान नहीं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में जो है हम इससे संबंधित जो कहानियां रहेंगे, जो इनका इम्प्लीमेंट कैसे होता है, वो सब भी देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जितना भी है आपको होमवर्क दिया गया है कि जितने वर्तमान में जो 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको कब गठन हुआ मैप पर आप बना लीजिएगा, आवश्यक है। नोट्स बनाते चलिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए, इसकी समरी निकालिए, खुद की एक नोट्स बनाइए। सिर्फ और सिर्फ जो है क्लास पढ़ लेने से, हमारी कथा बाँच देने से आपका ना सिलेक्शन होगा, ना आपको ज्ञान में वर्धन होगा। बाकी जो लोग कहानी के लिए देख रहे हैं, जिनको एग्जाम नहीं देना, उनके लिए कोई बात नहीं, कहानी आप देखते रहिए, कहानियाँ बताते रहेंगे। बाकी अगर आपको सिर्फ फैक्ट फैक्ट चाहिए और है कि मास्टर साहब ही सब कुछ पीपीटी बना के दे दें, वही पढ़ लें, उसी से आ जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। आप समरी खुद से नोट करिए, खुद बनाइए, ये हम अपने हिसाब से बनाएं, आपके हिसाब से नहीं बनाए। हम अपने पढ़ाने की सुविधा के हिसाब से पीपीटी बना के लाते हैं, आपके पढ़ने के, आपके नोट्स की सुविधा के हिसाब से नहीं लाते। आप अपनी नोट्स खुद बनाइए, अगर नहीं बनाना चाहते हैं नोट्स, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं, ठीक है, नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी और के चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। और अगली क्लास क्या रहेगी आपकी, हर बार की तरह वही पीवाईक्यू और प्रैक्टिस। हम सोच रहे हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाने से पहले हम नागरिकता भी खत्म कर दें, क्योंकि नागरिकता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऐसा करते हैं नागरिकता भी भाग 2 भी पढ़ा लेते हैं, भाग 1 भाग 2 का दोनों पीवाईक्यू और प्रैक्टिस एक साथ करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में नागरिकता भाग 2 के साथ मिलते हैं और उसको विस्तार से समझेंगे। पहले संविधान में क्या लिखा गया, उससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है। धन्यवाद।